10 मई 1857 ये वो तारीख है जब देश की आजादी के लिए पहली चिंगारी मेरठ से भड़की थी। भारतीयों ने अंग्रेजों के जुल्म सितम के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी और 1857 की क्रांति ने एक नया इतिहास लिख दिया। ये पूरी दुनिया के लिए पहला ऐसा मौका था जब किसी देश में राजाओं से ज्यादा बढ़ चढ़कर रानियों ने लड़ाई की। झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, रानी अवंतीबाई, रानी ईश्वरी देवी सबने जोरदार लड़ाई लड़ी। 1857 की क्रांति से जुड़ी बहुत सी कहानियां हमें सुनने को मिलती है। जैसे कि कहा जाता है उस दौरान क्रांति के सिंबल के तौर पर रोटी और कमल का फूल गांव-गांव में लोगों के बीच बांटा जाता था। उस दौरान ये अफवाह भी उड़ रही थी कि भविष्यवाणी की गई है कि अंग्रेजों की हुकूमत प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से शुरू हुई थी और अब 100 साल बाद 1857 में खत्म हो जाएगी। आखिर कब और कैसे शुरू हुई थी ये क्रांति, क्या थे इसके मेन कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज, आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। पहली बार 1608 में ट्रेड करने के पर्पस से अंग्रेज इंडिया आए थे। साल 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब को हराकर वो पॉलिटिक्स में भी कूद पड़े और धीरे धीरे करके इंडिया में अपना एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया। वो इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करने लगे। इस तरह राजाओं और नवाबों की ताकत धीरे धीरे करके घटती गई और भारत के ज्यादातर हिस्सों को अंग्रेजों ने अपने काबू में कर लिया। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। 1857 की क्रांति के पीछे बहुत सारे कॉजेज थे, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या फिर मिलिट्री कॉजेज। क्रांति की सबसे बड़ी वजह डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, जिसके जरिए उन स्टेट्स को ऑटोमेटिकली कंपनी रूल के अंडर ले लिया जाता था, जहां कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था। झांसी, उदयपुर, संभलपुर और नागपुर जैसे राजाओं के कोई बेटे नहीं थे, जैसा कि पुराने जमाने से चला आ रहा था। ऐसे हालात में अपने उत्तराधिकारी चुनने के लिए राजा किसी बच्चे को गोद ले सकते थे, लेकिन डलहौजी ने गोद लेने की इस प्रथा को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इन स्टेट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ले लिया। 1849 में अनाउंसमेंट की गई कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत के बाद उनके परिवार को लाल किला खाली करना पड़ेगा। मुगल बादशाह को ह्यूमिलिएट करने के लिए उन्हें नजर देना और सिक्कों पर उनका नाम खुदवाना भी बंद कर दिया गया। साथ ही उन्हें लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का ऑर्डर दिया गया। इसके अलावा कैनिंग ने 1856 में ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके सक्सेसर्स बादशाह के बजाय शहजादों के तौर पर जाने जाएंगे। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने इंडियंस को क्रांति करने के लिए इंस्पायर किया। अंग्रेज हर मामले में खुद को बेहतर और इंडियंस को नीचा समझते थे। वो इन्हें बहुत गिरी हुई निगाह से देखते थे और उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने ईसाई धर्म की इतनी पब्लिसिटी की और इतना प्रमोट किया कि लोगों को डर लगने लगा कि कहीं अंग्रेज उनका धर्म पूरी तरह बर्बाद ना कर दे। 1850 में कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट लगाया गया, जिसके अकॉर्डिंग ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का हकदार माना जाएगा। साथ ही उन्हें नौकरियों में भी फैसिलिटी दी जाएगी। जो भी इंडियन ईसाई धर्म अपनाता था उसका प्रमोशन कर दिया जाता था। लैंड मैनेजमेंट एक्ट 1856 के जरिए अवध के ताल्लुकदारों के सारे राइट्स खत्म कर दिए गए। साथ ही आम जनता पर भारी भरकम टैक्स और लगान लगाया गया। सूखा और अकाल जैसे हालातों में भी इनमें कोई रियायत नहीं दी जाती थी। लगान ना जमा करने पर किसानों की जमीन छीन ली जाती थी। अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसीज से इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इमीडिएट कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। उस वक्त ब्रिटिश सेना में भर्ती भारतीय सेना में ज्यादातर जाट, ब्राह्मण, राजपूत और पठान थे। ये ऑर्थोडॉक्स थे और धर्म को सबसे ऊपर मानते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैनिकों के माला पहनने, तिलक लगाने और दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी। 1856 में एक ऑर्डर आया जिसके तहत सभी नए भारतीय सिपाहियों को विदेश में कुछ टाइम के लिए काम करना कंपलसरी कर दिया गया। अब सैनिक हर तरफ से परेशान होने लगे। बिना भत्ते के उन्हें कहीं भी दूर लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। उनकी सैलरी पहले से ही बहुत कम थी। उन्हें बस 7 से 8 रुपए प्रति माह मिलता था।
यूरोपियन सैनिकों के मुकाबले उन्हें ना तो सैलरी मिलती थी, न ही प्रमोशन। इसी वक्त एनफील्ड बंदूकों के बारे में फैली अफवाहों ने सैनिकों में इस शक को और ज्यादा बढ़ा दिया कि अंग्रेज उनके धर्म और जाति को बदलना चाहते हैं। दरअसल कैनिंग ने 1857 में पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल शुरू करवाया, जिसमें कारतूसों को लगाने से पहले उन्हें दांत से खींचना पड़ता था। सैनिकों में ये अफवाह फैल गई कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। When and how did the revolt started? 29 मार्च 1857 को बंगाल की बैरकपुर छावनी में 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने इन कारतूसों का विरोध करते हुए अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को सजा दे दी गई। 24 अप्रैल को मेरठ में तैनात देशी घुड़सवार सेना के 99 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इनमें से 85 सैनिकों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसका विरोध करते हुए 10 मई को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने जेल खानों को तोड़ दिया और वहां बंद अपने सभी साथियों को छुड़ा लिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। 11 मई को दिल्ली पर कब्जा करके क्रांतिकारियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुना और क्रांति में कूद पड़े। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने विद्रोह को लीड किया। उनके बेटे बिरजिस कादर को लखनऊ का नवाब डिक्लेयर कर दिया गया। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने अगुवाई की। यहाँ उनका साथ तात्या तोपे ने दिया। झांसी में गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए मोर्चा संभाला। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर ने अगुवाई की। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस वक्त वायसरॉय थे, उन्होंने बाहर से अंग्रेज सेनाएं मंगवाई और विद्रोह दबाने के लिए बहुत ही बेरहमी से कत्लेआम किया। सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन के सामने सरेंडर कर दिया। हडसन ने दिल्ली में रूमी दरवाजे के पास बहादुर शाह जफर के 2 बेटों मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और एक पोते मिर्जा अबू बकर को गोली मारकर हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में अपनी बची हुई जिंदगी गुजारनी पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई भी ग्वालियर के किले की रक्षा करते हुए 17 जून 1858 को शहीद हो गई। कहा जाता है कि अंग्रेजों से हारने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई और वहीं उनकी मौत हो गई। नाना साहेब के बारे में भी कहा जाता है कि वो नेपाल के जंगलों में भाग गए थे। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए किसानों और आदिवासियों की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ छापा मार युद्ध करते रहे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और अप्रैल 1859 में फांसी दे दी। इस तरह 1859 के आखिर तक भारत पर दोबारा अंग्रेज सत्ता कायम हो गई। इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के फेलियर के बावजूद इसने भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पर गहरा असर डाला। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया पर रूल करने के सभी राइट्स वापस लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाया। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। गवर्नर जनरल को वायसरॉय यानी क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन की ओर से इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चलाना था, जिसकी मदद के लिए 15 मेंबर्स वाली एक इंडिया काउंसिल बनाई गई। रानी ने ऐलान किया कि अब वो किसी स्टेट को ब्रिटिश एम्पायर के अंडर मर्ज नहीं करेंगी और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लोगों को नौकरियों में एक बराबर मौका दिया जाएगा। इसके अलावा अब सेना में यूरोपियों के मुकाबले भारतीय सैनिकों की गिनती घटा दी गई। तोपखाना सिर्फ यूरोपीय सैनिकों को सौंपा गया। अंग्रेजों ने भूपतियों, जमींदारों और राजकुमारों को अपनी ओर मिलाने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई ताकि वो इनके सहारे भारत पर शासन कर सके। कैनिंग ने खुद 1858 में अवध जाकर विद्रोह में हिस्सा नहीं लेने वालों को सनद दिया और इनाम बांटे। इस तरह भले ही 1857 की क्रांति
क्रांति को अंग्रेजों ने कुचल दिया, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। ये 1857 में बोए हुए क्रांति के बीज ही थे, जिसका फल हमें 1947 में आजादी के तौर पर मिला। तो दोस्तों, ये थी 1857 की क्रांति के ऊपर हमारी आज की वीडियो। इस क्रांति में आप अपना हीरो किसे मानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।